नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, जो हमारा पेपर हुआ था, जिस पेपर से ये निर्धारित हुआ था कि अब हमारे एग्जाम में सही क्वेश्चन आने लगे, अर्थात क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया। क्योंकि इस जो पेपर की मेरिट लगी थी वो कितने नंबर पर लगी थी? हमारी 56 नंबर पर लगी थी। इसी के बाद एक लेवल सेट होता है जो हमारे एग्जाम में आज तक बना हुआ है। ये पेपर हम अपना पूरी डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते, शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये प्रीवियस पेपर की हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप अभी तक इससे जुड़े नहीं हो, आप जुड़ो, क्योंकि अभी तक हम अपने 15-16 प्रीवियस पेपर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर दिया गया है, असूर्यपश्य शब्द का अर्थ क्या होगा? वाक्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है पहला ही। क्या होगा इसका पहला जो रूप दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की ओर मुख किए हुए, क्या इसका ये अर्थ होगा? या दूसरा, जिसे सूर्य भी न देखे, क्या दूसरा ये होगा? तीसरा, जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, या चौथा ऑप्शन जो दिया गया है पर्दा जिसे सूर्य भी ना भेद सके, क्या अर्थ होगा असूर्य पश्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, क्या कहलाता है? असूर्य पश्य। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते यदि तुम इस पेपर को देते, तो कितने नंबर आपके बनते। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? अब देखो, इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसमें सदैव लिखा हुआ है। ऐसा शब्द जिसका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगर सदैव हटा देंगे तो एक वचन में तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन सदैव एक वचन होता है। क्या दिया गया है? पहले बाल, आंसू, जनता और आंख। पहले तो वचन के बारे में आपको याद रखना है, जो वचन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं अगर पूछा जाए तो बताना। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत, मराठी और गुजराती, संस्कृत, मराठी और गुजराती में वचन के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था सदैव एक वचन, तो आपको बताना है जो हमारा जनता है, अर्थात समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जहां कहीं भी ये दो मिल जाए आपको, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, क्या होते हैं? ये हमेशा एक वचन ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, वो क्या दिया गया है? बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द में संख्या कौन सी है? अब रेखांकित शब्द जो है आपका वो बुराइयों के नीचे है। ठीक है, इसमें हमारा जो लिखा है बुराइयों में कौन सी हमारी संज्ञा होगी? संज्ञा दे दी गई है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो बुराइयों में कौन सी हमारी संज्ञा होगी? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आया है, इसी तरह से आपके सामने आया है। क्या होगा इसका आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, और क्या दिया गया है? आवाहन शब्द का विलोम शब्द बताना है। आवाहन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवाहन करना, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आह्वान करना, इसका उल्टा हो जाएगा आपका विसर्जन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, लिखा है अधोलिखित, अर्थात नीचे जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, अधोलिखित में उपसर्ग बताना है। किसमें? अधोलिखित जो हमारे दिए गए हैं, इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? पहला अधय दिया गया है, फिर अध, फिर गति और अधो। कौन सा होगा हमारा? अधोलिखित में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे, और उपसर्ग से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। आपको याद रखना, उपसर्ग हो या हमारे प्रत्यय हो, उपसर्ग या प्रत्यय सब क्या होते हैं? हमारे शब्द का अंश होते हैं। शब्द का
अंश होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय दोनों। ठीक है, और जो होते हैं उपसर्ग प्रत्यय दोनों हमारे क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी, और तीसरा उर्दू। इसी के अंतर्गत, उर्दू के अंतर्गत अरबी फारसी वाले शब्द हमारे सब आ जाते हैं। बात कर लेते हैं हमारे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृत में तो 22 उपसर्ग होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी हमारा संस्कृत का उपसर्ग ही होगा। हिंदी में उपसर्ग हमारे कितने होते हैं, 13, और उर्दू में 19 होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अधोलिखित में उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधय हमारा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी भाषा का है, ये हमारा संस्कृत भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो शैलेश मटियानी की नहीं दी गई है। शैलेश मटियानी जिनका वास्तविक नाम क्या है, शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम आता हमारा रमेश सिंह। ऐसा भी आ सकता था, कौन सी रचना रमेश सिंह की नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता हमारा शैलेश मटियानी से ही संबंधित आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी रचना शैलेश मटियानी जी की नहीं है। तो आपको याद रखना जो हमारी दी गई है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है, एक सड़क 57 गलियां, ये रचना शैलेश मटियानी जी की नहीं है। तो फिर ये किसकी रचना है, तो बताना ये आपके कमलेश जी की रचना है। किसकी रचना है, कमलेश, जिसे क्या बोलते हैं, कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश या कमलेश्वर की रचना है कौन सी, एक सड़क 57 गलियां। अन्य जितनी भी रचना दी गई है सब किसकी है, हमारी शैलेश मटियानी की जी। ठीक है, शैलेश मटियानी जिनका वास्तविक नाम क्या है, रमेश सिंह। नाम याद रखना आप इनका, जो वास्तविक नाम आता है क्या नाम है, रमेश सिंह मटियानी। संबंध कहां से है इनका, तो बताना इनका संबंध अल्मोड़ा से है। ठीक है, याद रखना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आती है, जैसे जो दी गई है ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे अलग जो आपको रचना याद रखनी है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, इनकी महत्वपूर्ण रचना कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हारा हुआ, ये अन्य रचना है इनकी, दूसरों के लिए, हारा हुआ और अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना है, जो भी हमारा कवि आता है उससे संबंधित हम अपनी जो भी रचनाएं होती है महत्वपूर्ण लिख लेते हैं। जैसे बर्फ की चट्टानें, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। ठीक है, नेक्स्ट अन्य रचना में आती है चील, प्यास और पत्थर। ठीक है, ये हमारे शैलेश मटियानी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संबंध भी इनका याद रखना किससे है, अल्मोड़ा से इनके संबंध है। और इनकी मृत्यु 2001 में हो जाती है, कहां, दिल्ली में। ठीक है, शैलेश मटियानी से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, इसमें क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। तद्भव का चयन करना है, कौन सा शब्द हमारा तद्भव होगा। पहले दिया गया है ताप, उसके बाद काज, शांति और समुद्र। कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव रूप है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हमारा, ये काज हमारा तद्भव रूप होगा। इसका तत्सम क्या होगा, काज का कार्य होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोनों देखते हैं जो दिया गया है। 28 में पूछा गया शुद्ध वर्तनी बतानी है, और अगला पूछा गया 29 में कारतूस शब्द किस भाषा का है। दोनों का आंसर बताना। आप पेपर देख सकते हो, पेपर का लेवल देख सकते हो किस तरह से इसकी मेरिट हमारी 56 पर गई थी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बतानी है, और क्या पूछा गया है, तरु छाया कौन सा वाला शब्द शुद्ध रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध रूप दिया गया है, तरु छाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कारतूस शब्द हमारा किस भाषा का शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं इस भाषा से संबंधित, तो आपको याद रखना जो दिया गया है कारतूस।
कारतूस से अन्य शब्द आता पुलिस। ठीक है, हमारे एग्जाम में पूछा गया पुलिस किस भाषा का है। ठीक है, उसके बाद आता स्वयं अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद आता संसद। संसद के बाद बजट शब्द। उसके बाद बादाम। नेक्स्ट कारतूस। उसके बाद आता मेयर। उसके बाद आमलेट। ये सब शब्द आते हैं हमारे कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो ये सब हमारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जो हमारे दिए गए ऑप्शन नंबर डी में आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो दिए गए स्पेशल, जो आपको कुछ को लगता होगा कि सर ये कुछ और तो नहीं है, जैसे पुलिस, स्पेशल ध्यान रखना है। खुद अंग्रेजी बहुत बार पूछे गए हैं, संसद और बजट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, चारों याद रखना है। हमारे एग्जाम में जो पुलिस है उसे फ्रांसीसी ही माना गया, आप भी फ्रांसीसी ही लगाना। ठीक है, बाकी कारतूस, मेयर, आमलेट, बादाम ये भी हमारे कौन सी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के ही शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। सेना शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची जो हमारे बिल्कुल जबान पे याद होते हैं। ठीक है, सेना शब्द के हमारे जो पर्यायवाची होते हैं देख लेते एक बार, आपको इसी तरह से याद रखना है। पहला होता है अनि, फिर आता है अनि कनी, अनि अनि कनी, दल, सेना, फौज, दल सेना फौज, चमू, कटक। और कटक ही पूछा गया, कटक ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऊनी, वाहिनी। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है हमारे, तो ये सेना के पर्यायवाची है। दल, सेना, फौज, चमू, कटक, अनि, अनि, कनी। ठीक है, अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आपको याद रखना है, एक कुमक। कौन सा शब्द, कुमक शब्द, ये हमारा सेना का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य पर्यायवाची आपको याद रखनी है। इसी तरह से आप कंप्लीट करो अपना हिंदी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो अपना बाहर चला जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, हम बड़ों का आदर करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य में कौन सा प्रकार दिया गया है। ठीक है, वाक्य भेद से क्वेश्चन पूछा गया है, हम बड़ों का आदर करते हैं, इसमें हमारा वाक्य का कौन सा प्रकार होगा। पहले दिया गया संकेत, क्या इसमें संकेत की कोई बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी आज्ञा, क्या ऑर्डर दिया गया है, निश्चयवाचक या इच्छावाचक। ठीक है, कौन सा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। हम बड़ों का आदर करते हैं, ये कैसा आपका, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा निश्चयवाचक। आप अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, आप देखना कि अगर आप इस पेपर को देते तो कितने नंबर बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट जो दिया गया, ये अलंकार से पूछ लिया, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। ठीक है, ये इसी तरह से आता है, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर। ठीक है, मन का शब्द आए और किसमें हमारे शब्दों की रिपीटेशन होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन दिए गए रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, तो ये हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यमक अलंकार की सबसे पहली विशेषता आपको बताना कि ये हमारा शब्द अलंकार है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, यमक अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यमक अलंकार के भेद बताओ। तो यमक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। पूछे जाए कौन सा, तो बताना पहला आदि यमक अलंकार, दूसरा होता है मध्य यमक अलंकार, और हमारा तीसरा होता है अंत यमक अलंकार। ठीक है, अब देख सकते हो यमक अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह से ही पूछे जाते हैं किसके कितने भेद होते हैं। सही है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है, श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। पूछा जाए श्लेष अलंकार के भेद, तो बताना 2 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। पहला
अभंग और दूसरा सैभंग। ठीक है, अभंग सैभंग किसके भेद है बताना, श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें क्या दर्शाई जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है और मानो मनहु जानो जनहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संभावना किसमें दर्शाई जाती है बताना, उत्प्रेक्षा अलंकार में। पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं तो बताना, उत्प्रेक्षा अलंकार के सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, दूसरा होता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा होता है फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा अलंकार रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आरोप लगाया जाता है। किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है, कहना रूपक अलंकार में। किसमें संभावना दर्शाई जाती है तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं, संभावना उत्प्रेक्षा में और आरोप लगाया जाता है रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं तो बताना, इसके भी सर 3 होते हैं। पहला सडग रूपक अलंकार, उसके बाद निडग रूपक अलंकार और तीसरा पारंपरिक रूपक अलंकार। तो ये अलंकारों के बारे में बताया। अलंकार जो हमारे होते हैं आभूषण, वाक्य से जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के बारे में अन्य बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अलंकार की परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है तो याद रखना, परिभाषा के बारे में पूछा जाए अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो बताना आचार्य वामन द्वारा। ठीक है, अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, परिभाषा आचार्य वामन और इनके सहयोगी होते हैं आचार्य दंडी। दोनों अलंकार से संबंधित है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए संस्थापक तो संस्थापक में आ जाएंगे आचार्य वामन और शुद्ध परिभाषा देने वाले कौन आ जाएंगे, आचार्य दंडी। दोनों को याद रखना, संस्थापक पूछे जाए आचार्य वामन और परिभाषा दोनों ने दी है, लेकिन परिभाषा जो प्रमाणित मानी गई है किसकी मानी गई है, आचार्य दंडी की परिभाषा प्रमाणित मानी गई है। ठीक है, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा है अलंकारवादी कवि तो अलंकारवादी कवि आते हैं हमारे केशव दास। केशव दास जो रीति काल के सबसे बड़े कवि थे और रीति काल में ही सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखना अलंकारों से जो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन है। एक लेवल नहीं है, मैं मानता हूं ये 4 लेवल ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ लिया महादेवी वर्माओं की रचनाओं का क्रम बताना है। इसी वजह से पेपर ऐसा था कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सब क्वेश्चन थे नए, रिपीट कोई क्वेश्चन था नहीं, सब लेटेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी कारण इसमें ज्यादा हमारी मेरिट नहीं गई थी। आप देख सकते हो, लेवल देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल सही है कि क्या पूछा गया, महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम पूछा गया। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि महादेवी वर्मा की जो हमने पीडीएफ पढ़ी है, महादेवी वर्मा जितने भी हमने कवि पढ़े हैं, हमारे यहाँ कितने कवि है, टोटल 24 कवि है। सही है, इसमें महादेवी वर्मा जब आएगी उसमें जो हमारी रचनाएं दी गई है महादेवी वर्मा की, उसमें हमने क्रम से पढ़ा है। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है आप अपना कमेंट कर सकते हो और पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सभी जितने भी कवि हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं सबको पूरी डिटेल के साथ समझाया गया है कि किस तरह से उनकी रचनाएं हैं, क्रम उनका, उन्हें मिलने वाले सभी पुरस्कार, उनके सब उपनाम सब दिए गए हैं पीडीएफ में, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत, इनकी रचनाओं का ये क्रम है। बात कर लेते निहार महादेवी वर्मा की, बताना पहली रचना है और कब लिखी गई थी तो बताना 1930 में लिखी गई थी। उसके ठीक 2 साल बाद 1932, उसके बाद 1934, उसके बाद 1936 ये इनकी रचनाएं लिखी गई है। क्योंकि रचना लिखने में टाइम तो लग ही जाता था, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। संबंध कहां से था इनका तो बताना, इनका संबंध था उत्तर प्रदेश से। कब हुआ महादेवी वर्मा का जन्म तो बताना, इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु होती है 1987।
7 से 87 तक का इनका सफर रहा। आधुनिक युग की मीरा इन्हें बोला जाता है। इनकी एक पत्रिका आती है, पत्रिका की बात हो रही है, पत्रिका का नाम है चांद। पत्रिका का नाम क्या था इनके? चांद। छायावाद के जो 4 स्तंभ है उस स्तंभ में एक थी। अन्य बात जो आपको याद रखना है, इन्हें क्या बोला गया है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। क्या बोला गया है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे बोला गया? बताना। महादेवी वर्मा को। और बोला किसने था? तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इन्हें बोला गया। ठीक है, सरस्वती की उपाधि दी गई है। आधुनिक युग की मीरा बोला गया महादेवी वर्मा को। चांद जैसी पत्रिका इनकी थी। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या की, दीपशिखा, यामा, जिसके लिए हम महादेवी वर्मा को याद करते हैं। यामा कब लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा? यामा तो बताना सर 1936 में लिखी गई थी। और यामा के लिए 1982 में इन्हें हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कवित्री थी। ठीक है, इतनी चीजें है महादेवी वर्मा के बारे में, जितना पढ़ो उतना ही कम है। अगला पॉइंट देखते हैं जो हमारा दिया गया है। मुहावरा आ गया, द्रौपदी का चीर होना। मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा जो हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, और ये होता क्या है? तो बताना। मुहावरा हमारा वाक्य का एक अंश होता है। आप बताओ इसमें कौन सा हमारा मुहावरा सही होगा? तुच्छ होना, बिल्कुल तुच्चा होना। अगला क्या? दृढ़ संकल्प लेना, बड़ा चढ़ाकर कहना, या अत्यधिक विस्तृत। क्या होगा? द्रौपदी का चीर होना, अत्यधिक विस्तृत होना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, जो पता चल जाए आपको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, दिया गया है अनुस्वार को कहते हैं। जो अनुस्वार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम अनुस्वार को क्या कहते हैं। अब आपको जो याद रखना हमेशा के लिए कि देखो, क्वेश्चन पूछा जाए अनुस्वार को क्या कहते हैं, या क्वेश्चन होता विसर्ग को क्या कहते हैं, तो आपको बताना सर ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं दोनों ही हमारे क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोग भाव होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही क्या है? हमारे आयोग भाव होते हैं। ठीक है, आयोग भाव का जन्म कहां हुआ है? तो बताना। इनका जन्म हमारा संस्कृत में हुआ था। अर्थात आयोग भाव जो है, जो अनुस्वार और विसर्ग हमारे कहां जन्मे हैं? तो इस संस्कृत में जन्मे थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखना। क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। देखो, आज पूछा गया अनुस्वार को कहते हैं, कल के दिन को पूछा जा सकता है विसर्ग को क्या कहते हैं। तो अनुस्वार है या विसर्ग है, आप उड़ा देना, आयोगवाही कहलाते हैं। आयोगवा का जन्म संस्कृत में हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 और 37। और क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन बताना है। बड़माला से क्वेश्चन है और यहां पूछा गया उच्छिप्त व्यंजन हमारे कौन से होंगे? जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे दिए गए हैं ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? आपको याद रखना कि इन्हें ही हम कहते हैं द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण अर्थात इनमें दो गुण हैं, दो भाषाओं के गुण हैं। सर दो कौन कौन सी भाषाओं के गुण हैं? तो बताना। इसमें एक तो हिंदी के गुण हैं और दूसरे इसमें फारसी के गुण हैं। ठीक है, तो जो दो गुण होते हैं कौन कौन सी भाषा के? हिंदी और फारसी के गुण हैं। ठीक है, इन्हें द्विगुण कहते हैं। अन्य क्या कहते हैं हम इन्हें? तो बताना। इन्हें ही संकर वर्ण बोला गया है। संकर वर्ण शब्द नहीं बोला, संकर शब्द अलग हो जाते हैं, ये संकर वर्ण बोला है। और इन्हें ही और क्या बोला गया है? तो बताना। इन्हें ही बोला जाता है ताड़न जात। जो इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ बिंदी उसे ताड़न जात बोलते हैं। इसे ही उच्छिप्त बोला गया है, इसे ही द्विगुण बोला गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। द्विगुण के दोनों गुण याद रखना, हिंदी और फारसी के गुण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया? वर्ण जो हमारा वह है, इसका उच्चारण स्थान बताना है। क्या इसका उच्चारण स्थान है? ये हमारे बड़माला से क्वेश्चन। बड़माला हम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखो, उसमें आपको एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे। सही है, बड़माला ब का उच्चारण बताना है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो हमारा ब है क्वेश्चन पूछा गया हमारे अंतस्थ व्यंजन से। कहां से पूछा गया है? अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर इनकी संख्या होती है 4।
कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और बे। और इसी बे से हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान में आपको याद रखना है, जो हमारा ये होता है, ये होता है हमारा तालु, रे होता है दंत, ले भी होता है दंत, और बे होता है दंत ओष्ठ। अब जो भी ऑप्शन होगा हमारा दंत ओष्ठ के साथ आंसर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, किसमें दिया गया है? दंत ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, आपको याद रखना है, ये रे ले बे। इससे अलग की चीजें जो याद रखना है, ये जो हमारा ये है और ये जो हमारा लास्ट का बे है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्थात ये हमारे व्यंजन तो है, पढ़ रहे हैं हम अंतस्थ व्यंजन, लेकिन इन दोनों को अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर माना गया है। तो हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों में कितने अर्ध स्वर है? तो बताना सर 2 है, एक तो ये और दूसरा बे। ठीक है, इस तरह से आपको इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है ले, ले को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। कि पार्श्विक क्या होते हैं? तो बताना, जिसका वायु का प्रभाव बोलते समय रुक जाए, जब वायु का प्रभाव रुक जाता है वो पार्श्विक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रे को क्या बोलते हैं? रे होता है हमारा लुंठित। क्या होता है? लुंठित, अर्थात जिसे बोलते समय हमारी जीभ लुढ़क जाए। सही है, चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दोनों दिए गए, दोनों को करेंगे, कोई बात नहीं है। जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की ये बोली दी गई है? तो आपको याद रखना है एक शब्द, ये ट्रिक है इसकी, आप याद रख सकते हो इस तरह से। जब पूछा जाए तो बताना, मैं और भे, तीनों को याद रखना। पहले में ऐसे क्या है? पहला मगही, दूसरे से आ जाएगा आपका मैथिली, मगही, मैथिली, और भैंसा हो जाएगा हमारा भोजपुरी। ठीक है, मैं मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो बताना, ये तीनों हमारी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखो आज हमारे क्वेश्चन में मगही पूछा गया, कल के दिन को मैथिली या भोजपुरी भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक चीज और याद रखना, ट्रिक के साथ ही याद रखना कि अगर पूछा जाए जो हमारा पूर्वी हिंदी उपभाषा है, जो हमारा पूर्वी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? तो बताना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता हमारा अब छह, अब और छह। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? अवधि, वैसे हो जाएगा बघेली, सही है, और छह से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। सही है, तो अब देखो बिहारी में क्या क्या है? मैं भै, पूर्वी में क्या है? अब छह। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये ट्रिक है हमारी। जो भी होता है हमारा पूरा डिटेल के साथ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्या हो जाएगा हमारा? बिहारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से जो हमारे विकल्प दिए गए, इसमें से हमें कर्ण कारक चुनना है। कौन सा कारक? कर्ण कारक। और जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा कारक से क्वेश्चन पूछा गया, और आप ये मानो कि लगभग सभी एग्जाम में हमारे कारक से क्वेश्चन आ ही जाता है। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम जाता जिससे कारक से क्वेश्चन ना आता हो। कारक के बारे में जो आपको याद रखना है कि कारक हमारे क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कारक के भेद पूछे जाते हैं, कितने होते हैं? तो बताना, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेदों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बताना है, एक तो समास में, और दूसरा किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि समास में या किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर समास हमारे कारक के कितने भेद होते हैं? तो इनके आधार पर कारक के 6 भेद होते हैं। जबकि अगर इस आधार पर नहीं पूछेगा समास और किशोरीदास वाजपेयी, तो हमें कारक के 8 ही भेद लगाने हैं। लेकिन समास में कितने कारक है? बताना 6, और किशोरीदास वाजपेयी ने कितने कारक माने हैं? तो भी बताना 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है, सर्वनाम के अंदर कितने कारक के भेद होते हैं? तो बताना सर, सर्वनाम के अंदर कारक के 7 भेद माने गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको एक्स इफेक्ट याद रखने हैं। कारक के अन्य नाम क्या है? तो हम कारक को परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
परसर्ग कहते हैं। कारक के जो हमारे चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्ति बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जो हमारे शब्द हैं इसे हम विभक्ति बोलते हैं, तो कारक को विभक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया कर्ण कारक। कर्ण कारक में बताया गया है कि कर्ण कारक में एक साधन का बोध होता है, अर्थात किसी के माध्यम से कोई काम करा जाता है, एक साधन का बोध होता है। ठीक है, तो किसमें साधन का बोध होता है बताना, कर्ण कारक में। ठीक है, जैसे यहां दिया गया बढ़ई लकड़ी से, किससे, लकड़ी से, एक साधन है, लकड़ी से क्या बनाता है, मेज बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना कि डायरेक्ट पूछा जाता है किस कारक में एक साधन का बोध होता है, तो बताना कर्ण कारक में एक साधन का बोध होता है, जबकि संप्रदान कारक में कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है। ठीक है, अपादान में अलग होने का बोध होता है और अधिकरण में एक अधिकार का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जो दिया गया हमारा, उच्चारण शब्द में संधि विच्छेद बताना है। तो ये तो मैं बता दूंगा कि कौन सा होगा, आपने बता भी दिया होगा, उत्धन चारण हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि उच्चारण में हमारा कौन सी संधि है, उच्चारण में हमारा कौन सी संधि होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।